अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। जो हमारा लेक्चर है, इसका ये लेक्चर नंबर 9 है और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4। तो जो बच्चे हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है 4.2.5 सेल ऑर्गेनेलीज, और उसके साथ सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर जो उसका सब टॉपिक है जो कि बेसिकली आज हमने स्टडी करना है वो है 4.2.6 न्यूक्लियस। तो हम, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो थे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी हमने सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जो सेल की ऑर्गेनेलीज के अलावा स्ट्रक्चर सेल में मौजूद होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में और साइटोस्केलेटन के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में कि सेल की ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं और सेल ऑर्गेनेलीज यानी ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन क्या है और सेल ऑर्गेनेलीज कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो हमने ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है आज, जिस पे डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, तो याद रखें न्यूक्लियस पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से उसको डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो शाबाश, अपनी किताबें खोल लें जल्दी से और पेंसिल्स निकाल लें। अच्छा बच्चे, उम्मीद है आप लोगों ने अपनी बुक्स खोल ली होंगी और पेंसिल्स हाथ में पकड़ ली होंगी, ताकि आप लोग साथ साथ उससे निशान भी लगा सकें। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ऑर्गेनेलीज होती क्या है, अगर देखें लिखा हुआ है ऑर्गेनेलीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। ऑर्गेनेलीज क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। अब ये डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, वो ख़ास फंक्शन जो हर ऑर्गेनेली करती है। हर ऑर्गेनेली का अपना एक ख़ास फंक्शन है और वही फंक्शन उसने परफॉर्म करना होता है सेल में। ठीक है, तो ये तमाम ऑर्गेनाइज अपना अपना वो डेडिकेटेड फंक्शन या अपना अपना जो ख़ास काम है वो करती हैं, तो हमारे सेल के तमाम काम होते हैं और हमारा सेल वर्किंग कर सकता है। देखिए लिखा हुआ, देयर इज़ अबाउट अ डजन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। कहता है कि यूकैरियोटिक सेल में तकरीबन दर्जन ऑर्गेनेलीज, मतलब 12, तकरीबन 12 ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। वी विल गो थ्रू द बेसिक फैक्ट्स एंड इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज। हम सेल ऑर्गेनेलीज के बेसिक फैक्ट्स, मतलब उनके बेसिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और उन तमाम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज को भी डिस्कस करेंगे जो कि ख़ास खास ऑर्गेनेलीज सेल्स में मौजूद होती हैं। और अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली ऑर्गेनेली न्यूक्लियस। तो याद रखें न्यूक्लियस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो राइट एन आउट न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन लिख लें शाबाश, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लें। कर लिया बेटे, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। कहता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें एक प्रोमिनेंट मतलब नज़र आने वाला न्यूक्लियस मौजूद होता है, और आपको पता ही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लें, ये इधर तक, हाँ जी, और इस पर क्वेश्चन लिख लें। Write the location of nucleus in animal and plant cell. Write the location of nucleus in animal and plant cell. अच्छा जी, देखिए लिखा हुआ, इन एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। कहता है एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेल के बीच में मौजूद होता है, वाइल इन मेच्योर प्लांट सेल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इट इज़ पुश्ड टू द साइड। कि कहता है कि जो प्लांट के जो मेच्योर सेल हैं, जब प्लांट का सेल बड़ा हो जाता है तो उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं ना, छोटे छोटे वैक्यूल्स, वो मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं और वैक्यूल सेंटर में आ जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को ज़रा धकेल के साइड पे कर देता है। अगर हम इधर जाएं तो हमारे पास यहाँ पे कहीं डायग्राम बनी होगी, ये देखें, ये सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, ये एनिमल सेल है। ठीक है, अब ये देखें, ये प्लांट का सेल है, इसमें ये बड़ा सा वैक्यूल आ गया, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है बेचारा वो साइड पे पुश हो गया, साइड की तरफ आ गया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, आपसे लोकेशन पूछी जाती है न्यूक्लियस की, और यहाँ पे आप हेडिंग भी दे सकते हैं लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं ना बेटे। तो उसमें हमने अपने पहली लाइन न्यूक्लियस के बाद लिख दिया प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल, उसके बाद आपने हेडिंग दे दी न्यूक्लियस की लोकेशन, यानी लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ से यहाँ तक आपने हेडिंग में लिख देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आप लिख दें, ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो अब यहाँ से हम इसका स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारे पास सारा क्या आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा।
ठीक है बेटे। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास देखें, लिखा है न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। कहता है ये जो आपका न्यूक्लियस है इसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये देखें, ये आपको पिंक कलर की नज़र आ रही है। ये दो लेयर्स होती हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, काफ़ी मोटी है, दो लेयर्स होती हैं और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होती हैं। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। कहता है न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन्स स्मॉल पोर्स दैट इनेबल्स इट टू एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहता है जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, डबल मेम्ब्रेन को हमने न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम दे दिया। कहता है इस न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करता है। ठीक है, आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ केमिकल्स को, कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने देती है, बाकियों को गुजरने नहीं देती। अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यह तो हमने बात होगी ना कवरिंग की, कि न्यूक्लियस का कवर कैसा है, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप। अब इसके अंदर की बात करते हैं। ये जो अंदर वाला हिस्सा है, इसमें क्या होता है, लाइट ब्लू सा कलर जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन थी, ऐसे न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है। इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर आए, जैसे सेल के अंदर आए तो साइटोप्लाज्म था, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रेन्युलर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज present. Nucleoplasm contains one or two nuclei, singular nucleolus and chromosomes. ठीक हो गया बेटे। कहता है जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है। न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा है, अ ग्रैन्युलर फ्लूइड है, दानेदार लिक्विड है। ठीक है, ग्रैन्युलर दानों को कहते हैं, ग्रैन्युलर फ्लूइड इसके अंदर क्या है, मौजूद है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और कहता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे और न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, या तो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, मतलब छोटा न्यूक्लियस। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। तो न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट एंड इट इज अ साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स। कहता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है, ये एक छोटा सा डार्क सा स्पॉट होता है। ठीक है, डार्क सा स्पॉट एक न्यूक्लियस के अंदर नजर आ रहा होता है, और इसमें क्या होता है, वेयर राइबोसोमल आरएनए, आरएनए भी हम इसको कहते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर बनते हैं, और ये राइबोसोमल आरएनए फिर क्या करते हैं, हमारे पास राइबोसोम्स को बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये आपके पास एक एमसीक्यू वर्ड, ड्यूरिंग इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। तो ये एमसीक्यू आता है बेटा कि क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं, क्रोमोसोम्स तब विजिबल होते हैं जब सेल क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। जब सेल 1 से 2 में जाएगा तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स के होते हैं। तो इस तरह के क्रोमोसोम आपको नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा, यानी वो इंटरफेस में है, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के में ऐसे टेढ़े में से गुच्छे से बने होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे टेढ़े में से गुच्छों की फॉर्म में होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन किस चीज़ का बना होता है, ये बेटा क्रोमेटिन है, सॉरी क्रोमोसोम के बारे में उन्होंने बताया, क्रोमेटिन के बारे में नहीं बताया, वही मैं आपको बता दूंगा। कहता है क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। कहता है जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और ये डीएनए और प्रोटीन जब एक इस शेप के अंदर आते हैं तो ये क्रोमोसोम कहलाते हैं। अगर ये इस शेप में नहीं है, मतलब ऐसे पड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है बेटे, आगे चलें तो कहते हैं द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देयर क्रोमोसोम एंड डीएनए एंड देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड ओनली इज सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। कहता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, और उसमें जो डीएनए और क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के अंदर ऐसे ही पड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक आपको बना के भी दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये उसका फ्लैजिला। तो यहाँ पे इसका इस तरह से जो डीएनए है वो इस तरह से बीच में पड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ इसके ऐसे क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं, इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है,
तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके जो सेंटर वाला हिस्सा, इसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते, तो इसके लिए हमने एक अलग सा नाम रखा हुआ जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक हो गया, उसको न्यूक्लियस नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास एक छोटा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो जिसमें आपने न्यूक्लियस के बारे में लिखना है कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने ये वाली लाइन लिखी थी अगर आपको याद हो, तो फिर हमने यहाँ पे हेडिंग दी थी लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, फिर हमने हेडिंग दी थी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ तक। ठीक हो गया, उसके बाद हम न्यूक्लियस की एक छोटी सी डायग्राम बना देंगे। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियस की डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, उसके बनाने का तरीका जो है, उसकी भी जैसे मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन बनाने का तरीका बताया था, इस तरह से न्यूक्लियस को भी ड्रॉ करने का मैं तरीका आपको उसके स्टेप बाय स्टेप एक अलग उस पर जो है वो लेक्चर बना के मैं आपको दूंगा। सबसे उससे पहले लेकिन आप ये थ्योरी याद कर लें, ताकि फिर आप डायग्राम की अलग से पूरा दिन लगा के उसको प्रैक्टिस कर सकें और फिर आप इन दोनों को एक साथ कर सकें। ठीक है बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कि हम न्यूक्लियस की डायग्राम किस तरह से बनाते हैं।